सो वर्क पावर एनर्जी में प्रीवियसली देखे यार क्या क्या डिस्कस हो गया था। पावर स्टार्ट किया हुआ था हमने और लास्ट में इक्विलिब्रियम पर हम बातें कर रहे थे। इक्विलिब्रियम पावर के बारे में काफ़ी सारे डिस्कशन हो गया था। इक्विलिब्रियम एफिशिएंसी भी हो गया था। इक्विलिब्रियम ऑफ पार्टिकल्स की बातें चल रही थी। सो उसमें हमने स्टेबल, अनस्टेबल और न्यूट्रल के बारे में बात की थी। बताया था कि इक्विलिब्रियम के लिए हमें नेट फोर्स 0 करना होता है, ये हमारा सोल टारगेट है। तो अगर हमें फोर्स वर्सेस डिस्प्लेसमेंट ग्राफ पता है तो हमें सर्च करना पड़ता है कि किस पॉइंट पे फोर्स 0 है और उसके बाद चेक करने के लिए हम उसे डिस्प्लेस करके चेक करते हैं कि वो स्टेबल है या अनस्टेबल है। फिर मैंने यहाँ पर यू एक्स ग्राफ बताया था। अब देखो सोचने वाली बात है कि अरे यू एक्स ग्राफ से डायरेक्ट नहीं बता सकते। तो हमें पता था कि पोटेंशियल एनर्जी वो डिफाइन होती है नेगेटिव ऑफ वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्सेस, ये डिफाइन होती है पोटेंशियल एनर्जी। और वर्क डन को हम लिख सकते हैं इंटीग्रेशन ऑफ एफ डी एक्स। तो इसका मतलब अगर मुझे इस इक्वेशन से f चाहिए तो मुझे इंटीग्रेट को वापस से डिफरेंशिएट करना था। तो f को हम लिखते थे du by dx, ये भी हमने पढ़ लिया। ठीक, अलग अलग पार्ट में लिखते थे, f1 को x के साथ, f2 को y के साथ, इस तरीके से करते थे। तो एक सिंपल वे में पता चला कि डिवाइड करना है और मैंने बताया था कि du by dx होता है स्लोप ऑफ ux कर्व। तो पहली लाइन जो याद रखना है क्या कि यू एक्स ग्राफ से हमें क्या पता चला, एफ होता है क्या स्लोप, यू एक्स ग्राफ का स्लोप होता है फोर्स। तो सबसे पहले हमें यही देखना है ना कि ये 0 कहाँ पर है। तो आपको सर्च करना है कि स्लोप कहाँ पर 0 है। स्लोप क्या होगा, स्लोप अगर ये लाइन मैंने ड्रॉ की, स्लोप होता है इसकी टेंजेंट, इसकी टेंजेंट हॉरिजॉन्टल से कितना एंगल बना रही है, इसे कहते हैं इसके टेन को स्लोप। तो देखो यहाँ पर क्या हो रहा है, स्लोप कम हो जा रहा है, एंगल काफी कम हो गया। तो इसका मतलब ये है कि अगर कभी एग्जैक्ट ऐसा फ्लैट सरफेस आ जाए तो वहां पर टेंजेंट क्या होगी, एकदम फ्लैट, मतलब 0 डिग्री एंगल होगा। तो इससे ये क्लियर हुआ कि 0 टाइप का स्लोप मिल सकता है हमें पॉइंट बी पर। यहाँ पर टेंजेंट फ्लैट है, यहाँ पर टेंजेंट फ्लैट है और ई पॉइंट पर टेंजेंट फ्लैट है। तो ये 3 पॉइंट हमें मिल गए किसके, 0 स्लोप के। और 0 स्लोप के पॉइंट को ही हमने क्या बोला, नेट फोर्स 0। तो यहाँ पर हमने लिखा कि नेट फोर्स है नेगेटिव ऑफ स्लोप और वो हो जाता है 0। तो ये इंपॉर्टेंट लाइन थी, क्या फोर्स डिफाइन कैसे है यू एक्स कर्व से, नेगेटिव ऑफ स्लोप ऑफ यू एक्स कर्व, इससे डिफाइन है। अच्छा, तो जब हमने स्लोप डिफाइन कर दिया तो अब उसके बाद हमें फोर्स चेक करना होगा ना कि क्या सिचुएशन होगी। तो फोर्स चेक करने के लिए अगर मैंने डी पॉइंट पर आगे डिस्प्लेस किया इसे, ठीक, तो डी पॉइंट पर अगर आप आगे आओगे तो कर्व इस तरीके का डी के आगे, तो अगर आप इस कर्व का टेंजेंट बनाओगे तो वो टेंजेंट तो हॉरिजॉन्टल से नीचे हो गया ना, नीचे हो गया मतलब नेगेटिव स्लोप है। ठीक, अच्छा फोर्स क्या था, वो था नेगेटिव ऑफ स्लोप। तो अगर इसका स्लोप नेगेटिव हो गया डी पॉइंट के लिए तो फोर्स कैसा हो जाएगा, पॉजिटिव। और अब अगर आप उसे पॉजिटिव में डिस्प्लेस करेंगे, फोर्स भी पॉजिटिव में लगेगा तो वो वापस नहीं आएगा ना, वो तो आगे ही चला जाएगा। तो दिस सॉर्ट ऑफ सिनेरियो इज कॉल्ड अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। तो ये पता चला कि ये अनस्टेबल इक्विलिब्रियम है। फिर हमने बात की बी पॉइंट की। तो बी पॉइंट पे अगर हमने आगे पॉजिटिव में डिस्प्लेस किया तो बी पॉइंट पे कर्व है आगे ऐसा, इसकी टेंजेंट अगर बनाऊंगा तो आएगा पॉजिटिव, मतलब स्लोप अगर पॉजिटिव आ गया तो इसका मतलब फोर्स क्या होगा, नेगेटिव ऑफ स्लोप है वो नेगेटिव आएगा। तो इसका मतलब ये अगर आप इसे आगे डिस्प्लेस करेंगे तो फोर्स किधर लगेगा, पीछे। तो इसका मतलब इसे वापस लेके आ जाएगा ना, तो ये हो जाएगा स्टेबल टाइप का इक्विलिब्रियम। फिर बताया था न्यूट्रल। यार यहाँ पे हमेशा स्लोप क्या है, ई पॉइंट के लिए स्लोप ऑलवेज 0 है, एकदम फ्लैट लाइन ही तो है ना ई पॉइंट, चाहे आगे डिस्प्लेस करो चाहे जैसे। तो इसका मतलब ये है कि आप अगर डिस्प्लेस करके आगे रख भी दोगे तो ये यहीं पर रहेगा, क्यों, क्योंकि फोर्स ही नहीं है, ना तो आगे जाएगा ना ही पीछे जाएगा। तो इस टाइप की सिनेरियो हो जाती है क्या, न्यूट्रल इक्विलिब्रियम। बता यार, ये यूएक्स ग्राफ का सबको क्लियर है, स्टेबल अनस्टेबल न्यूट्रल। यस सर। ओके यस सर। गुड। आज हमें डिस्कस करना था इसी का कौन सा फॉर्मेट,
इक्वेशन, यूजिंग इक्वेशन। सो देख लेते हैं। इक्विलिब्रियम यूजिंग इक्वेशंस। सो इक्वेशंस दिए हैं, उसके अकॉर्डिंग हमें इक्विलिब्रियम चेक करना है। तो क्या सिचुएशन होगी? सो लेट्स से आपको फोर्स का फंक्शन दिया हुआ है, ठीक है। सो नंबर वन when force as a function of x is given, इसका मतलब क्या होता है? कुछ भी हो सकता है, ऐसे दे सकता है x² +2, कुछ भी दे सकता है। कैसा दिया? फोर्स के फॉर्मेट में दिया है। तो सबसे पहले आपको क्या फाइंड करना होगा? पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम। सबसे पहले आपको क्या चेक करने होंगे? पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम। सो चेक फॉर पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम, चेक पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम, मतलब f को क्या कर दो? 0 कर दो। तो इसका मतलब सोचो x² +2 -2 लिखा है, इज इक्वल टू इसे कर दिए 0, तो x इज इक्वल टू कितना आ जाएगा? √2 आ जाएगा। रूट लेंगे तो ±√2 आएगा। तो ये दोनों क्या बन जाएंगे हमारे? पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम। मतलब पहले चेक करो कि पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम क्या है। सो फाइंड वैल्यूज ऑफ x, ठीक है। अच्छा, नंबर 1। नंबर 2 कि चेक, पहले पॉइंट चेक करेंगे कि क्या होगा। नाउ अगर हमें ये चेक करना है कि वो स्टेबल होगा या अनस्टेबल होगा, तो ये कैसे चेक करेंगे? टू चेक स्टेबल। अगर आपको चेक करना है कि वो स्टेबल है कि नहीं, तो जो f का डिफरेंशिएशन है, देखें एक बार f वाले इक्वेशन में अगर हम चले, तो आपने नोटिस किया होगा, अगर ये fx कर्व है, तो आपने नोटिस किया होगा कि यहाँ पर क्या था? fx कर्व में पूछ रहा हूँ, यहाँ पर 0 है f। अब अगर मैं आगे गया तो फोर्स कैसा है? नेगेटिव है ना, मतलब पीछे की तरफ रहेगा और ये स्टेबल होगा। तो जरा फील करो, अगर ये स्टेबल है तो इसका स्लोप कैसा है? कैसा है स्लोप? अरे बताएं, स्टेबल है तो स्लोप कैसा है? नेगेटिव। नेगेटिव। यहाँ पर क्या था? नेगेटिव। अनस्टेबल पे स्लोप कैसा? अनस्टेबल पॉजिटिव। 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 ओके गुड। तो इसका मतलब याद हो गया आपको क्या, कि अगर स्टेबल चेक करना है तो df/dx क्या होना चाहिए? पॉजिटिव। नेगेटिव। सॉरी, उल्टा, नेगेटिव। अगर स्टेबल है तो df/dx क्या होना चाहिए? नेगेटिव। अगर पॉजिटिव। अनस्टेबल है सो df/dx क्या होगा? पॉजिटिव। और अगर न्यूट्रल है तो 0 इक्वल टू 0। जीरो फोर्स। यस। टू चेक, और ये सारी चीजें किसके लिए चेक करेंगे? फॉर गिवन वैल्यू ऑफ x, फॉर द वैल्यूज ऑफ x, ठीक है। जहां पर क्या है? फोर्स 0 है। तो मुझे लगता है इसमें कोई टेंशन नहीं है, सबको तुरंत समझ में आ गया। बेसिक्स का क्वेश्चन है, एग्जाम्पल के थ्रू देख लेते हैं। कोई डाउट क्या इसमें किसी को? देखें एग्जाम्पल के थ्रू। चले, फाइंड द पोजीशन ऑफ अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। अच्छा, दोनों फाइंड कर लेते हैं। फाइंड द पोजीशन ऑफ अनस्टेबल एंड स्टेबल इक्विलिब्रियम find the position of stable and unstable equilibrium due to acting force F is equal to x² - 5x + 6। ओके, चले सॉल्व करें।
सब लोग सॉल्व करें। बहुत सिंपल है। सबसे पहले क्या करना है, फाइंड द पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम। पॉइंट्स ऑफ इक्विलिब्रियम मतलब क्या करना है, एफ को 0 कर दो। तो एफ को 0 कर देते हैं। कहाँ पर 0 होगा, एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6। आप लोग को पता होगा ये क्या बन गई, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। इसके क्वाड्रेटिक रूट, इक्वेशन। हाँ, इसके रूट्स कैसे कर सकते हैं, फैक्टराइजेशन टाइप पे कर लेंगे। सो इसके फैक्टर्स क्या क्या हो जाएंगे, कैसे करते हैं, ये माइनस चेक करना है, एक्स स्क्वायर और 6 का मल्टीप्लाई करते हैं। सो ये क्या हो जाएगा, 6 बनेगा। 6 को अगर हमें यहाँ पर चाहिए, सो वी कैन चूज 3x एंड 2x। सो इनका समेशन 5 हो जाएगा और इनका मल्टीप्लिकेशन 6 जितना हो जाएगा, प्लस 6 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ से दो पेयर से कॉमन लेना स्टार्ट करते हैं। यहाँ से कॉमन लिया x, ये बना x माइनस 3 का पेयर, माइनस यहाँ से कॉमन लिया -2, यहाँ पे बना x माइनस 3 का पेयर। अब इन दोनों पेयर से कॉमन लेते हैं, जो ये मिल गया, तो क्या बन गया, x माइनस 3 एंड x माइनस 2। 2 तो क्या सिचुएशंस हो जाएंगे, द वैल्यूज ऑफ इक्विलिब्रियम इट कैन बी 2 एंड 3। दीज आर द पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम। अब चेक करने के लिए क्या करना पड़ेगा, f का डिफरेंशिएशन डिफरेंशिएशन चेक करना पड़ेगा। सो टू चेक क्या करेंगे, f हमें पता है, इट इज एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6। सो डिफरेंशिएशन ऑफ x चेक कर लेंगे। अच्छा, डिफरेंशिएशन ऑफ x को हम f डैश भी लिखते हैं। तो डिफरेंशिएशन करें, एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, 2x माइनस 5 का डिफरेंशिएशन 5, ठीक है, और ये बाकी तो 0। तो डिफरेंशिएशन हमारा आ गया, ठीक। अब चेक कर लेते हैं। नंबर 1, फॉर x इज इक्वल टू, क्या वैल्यू थी, 2। x इज इक्वल टू 2 के लिए देखें, df बाई dx कितना आ रहा है, 2 इंटू एक्स की वैल्यू कितनी है, 2 माइनस 5, सॉल्व होके कितना आया, -1। नेगेटिव है, देख रहे हैं, नेगेटिव। तो इसका मतलब ये क्या होगा, स्टेबल स्टेबल। वेरी गुड। सो बिकॉज ये नेगेटिव है, सो ये क्या होगा, एक स्टेबल इक्विलिब्रियम होगा। तो आपका आंसर होगा कि क्वेश्चन में ऐसे दो नहीं पूछेगा, हमेशा एक चीज पूछेगा। तो अगर पूछा है अनस्टेबल होगा, तो इसका मतलब क्या होगा, x इज इक्वल टू 2 आंसर है क्या, नहीं 3 नहीं, नहीं 3 3 3। अच्छा, 3 भी ऐसे नहीं बोल देना है कि 2 और 3 है तो एक तो होगा ही नहीं, न्यूट्रल भी हो सकता है ना एक, चेक करेंगे, ठीक है, एक न्यूट्रल भी हो सकता है। सो चेक करेंगे, x इज इक्वल टू 3, सो df बाई dx इज इक्वल टू, सिचुएशन देख लेंगे। सो 2 इंटू एक्स की वैल्यू क्या रख देनी है, अब 3 माइनस 5, तो ये आ गया क्या, +1। डन। सो यहाँ पे हमें पता चल रहा है कि ये पॉजिटिव आ गया आंसर हमारा, इसलिए हम इससे बोल रहे हैं कि ये अनस्टेबल। अनस्टेबल। तो मुझे लगता है इक्वेशन वाला सबको समझ आ गया, कैसे निकाल सकते हैं। यस सर ओके, सर या 2x माइनस 5 हुआ कैसा, f ये डैश का। एफ डैश डिफरेंशिएट किया ना, एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या हो गया, 2x, और -5x में तो 5 का तो होगा नहीं, नंबर है, x का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, 1, और 6 का क्या हो जाएगा डिफरेंशिएशन, 0। डिफरेंशिएशन याद है, आपने लेक्चर अटेंड किया डिफरेंशिएशन का, यस सर। ओके। सो याद आया आपको, समझ आया, यस सर। ओके। 6 का 0 हो जाएगा, 5x का तो 5 रहेगा, और x का तो 1 हो जाता है डिफरेंशिएशन, और एक्स स्क्वायर का 2x हो जाता है, ठीक है। अच्छा, तो ये सिचुएशन मुझे लगता है सबको समझ आ गई, क्या, व्हेन फोर्स गिवन है, ठीक है। यहाँ पे पूरा लिख लेते हैं, व्हेन फंक्शन ऑफ फोर्स लाइक
f is equal to some function of x is given। ठीक है, ये फर्स्ट पार्ट था। सेकंड पार्ट, एक बार फोर्स दे सकता है या फिर पोटेंशियल एनर्जी दे सकता है। सो व्हेन फंक्शन ऑफ पोटेंशियल एनर्जी इज गिवन, फंक्शन ऑफ पोटेंशियल एनर्जी इज गिवन, तब देखेंगे सिचुएशन। तो यार कुछ भी हो, लेट्स से हमें दिया हुआ है u एज अ फंक्शन ऑफ कुछ x गिवन है, तो प्रॉब्लम ये है कि हमें इक्विलिब्रियम के लिए क्या चाहिए होता है? फॉर इक्विलिब्रियम Force 0. यस, फोर्स जीरो। फोर्स जीरो चाहिए होता है। फॉर इक्विलिब्रियम हमें चाहिए फोर्स जीरो, बट हमें पता है कि फोर्स हम इससे निकाल ही नहीं, मतलब u का फंक्शन गिवन है, फोर्स का नहीं। तो हमें पता है कि फोर्स को इन टर्म्स ऑफ u क्या लिख सकते हैं? माइनस डी यू बाई डी एक्स ना। dx। हाँ, तो फोर्स जीरो करना है तो इसका मतलब फोर्स को क्या लिख सकते हैं? माइनस डी यू बाई डी एक्स इज इक्वल टू जीरो। तो टू फाइंड पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम पहले हमें क्या करना पड़ेगा? डी यू बाई डी एक्स निकालना पड़ेगा और उससे जीरो करना पड़ेगा। सो टू फाइंड पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम, क्या सिचुएशन होनी चाहिए? मेक डी यू बाई डी एक्स इज इक्वल टू जीरो। माइनस का आ गया, इधर जीरो पे चला गया तो फिर से माइनस कैंसिल हो गया। पहला स्टेप, वहां पे f इज इक्वल टू जीरो करते थे, यहाँ पे क्या करेंगे? डी यू बाई डी एक्स को जीरो करेंगे पहले, वहां से निकलेंगे क्या? हमारे पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम। अच्छा, नाउ टू चेक, अच्छा अगर स्टेबल है कि नहीं हमें चेक करना है। स्टेबल, स्टेबल होगा तो फोर्स कैसा होना चाहिए? डी एफ बाई डी एक्स। dx। क्या होना चाहिए? ग्रेटर, नेगेटिव। हाँ, ये लेस देन जीरो होना चाहिए अगर हमें स्टेबल चाहिए। तो हमें पता है ना यार कि डी एफ बाई डी एक्स को हम यू के टर्म्स में लिख सकते हैं। ठीक, तो हमें फोर्स का तो फंक्शन दिया नहीं है, तो हम इससे क्या लिख सकते हैं? डी यू बाई डी एक्स। एफ को हमने क्या लिख दिया? डी यू बाई डी एक्स, ये जो है लेस देन जीरो होना चाहिए। तो इसका मतलब क्या होता है? दो बार डिफरेंशिएशन हो गया ना। तो Double differentiation. यस, इसे हम लिख सकते हैं डी स्क्वायर यू बाई डी एक्स स्क्वायर। इसे ऐसे लिख सकते हैं क्या? लाइक डबल डिफरेंशिएशन। ठीक है, तो ये स्टेबल कब होगा? अच्छा एक चीज हमने मिस कर दी, ये जो फोर्स होता है, ये यहाँ पे लिख देते हैं। फोर्स क्या होता है? मतलब फोर्स होता है नेगेटिव ऑफ डी यू बाई डी एक्स। ओके, मिस नहीं करना। तो इसका मतलब ये होगा कि यहाँ पर जब हम रखेंगे तो एक नेगेटिव आएगा ना। एफ को क्या लिख रहे हैं हम? नेगेटिव ऑफ डी यू बाई डी एक्स, नेगेटिव ऑफ डी यू बाई डी एक्स। तो इसका मतलब ये है कि उल्टा आएगा, इसकी नेगेटिव वैल्यू जीरो से कम होनी चाहिए। तो अगर आप पॉजिटिव वैल्यू लेंगे तो वो क्या होनी चाहिए? जीरो से ज्यादा होना चाहिए, क्योंकि नेगेटिव तो उल्टा आएगा। तो इसका मतलब इस सिचुएशन में क्या आने वाला है? Greater than zero. ग्रेटर देन Positive value. पॉजिटिव वैल्यू। तो कंफ्यूज नहीं हो जाना है, दोनों चीजों में याद रखना है कि वहां पे तो उल्टा था, यहाँ पे क्लियर है कि अगर डबल डिफरेंशिएशन जीरो से ज्यादा है तो स्टेबल होगा। ठीक है, तो मुझे लगता है नेक्स्ट केस पे डायरेक्ट सॉल्व करने की जरूरत भी नहीं है, मैं डायरेक्ट लिख दूंगा अनस्टेबल है अगर, तो क्या चेक करना पड़ेगा? डबल डिफरेंशिएशन लेस देन जीरो है तो वो क्या हो जाएगा? अनस्टेबल। तो याद रखना, कंफ्यूज नहीं होना। एफ के लिए सिंगल डिफरेंशिएशन से काम चल जाता है और उल्टा रिलेशन रहेगा, और इसके लिए डबल डिफरेंशिएशन चेक करना पड़ेगा। ठीक है, चले, ओके गुड। तो ये आइडिया समझ में आया? इस पे भी एग्जांपल दें अब एक। किसी को कोई डाउट पहले बताओ, अगर पोटेंशियल एनर्जी का फंक्शन गिवन है तो। ओके गुड, चलो एग्जांपल देख लेते हैं, ये वाला आप लोग सॉल्व करेंगे।
और ये आंसर आप लोग चैट बॉक्स में करेंगे, इसे सॉल्व करके आंसर इट इन द चैट बॉक्स। सर या मतलब पहली बार डिफरेंशिएट करके वैल्यूज निकालेंगे और यस, पॉइंट्स, और सेकेंड बार डिफरेंशिएशन करके नेचर नेचर डिफाइन चेक करेंगे। करेंगे। एग्जैक्टली पहले बार डिफरेंशिएट करेंगे क्योंकि हमें 4 0 करना पड़ता था, तो 4 0 करने के लिए पहली बार डिफरेंशिएट करके 0 करके निकालेंगे क्या, पॉइंट। सो टू पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम पहले डिफरेंशिएट करके 0 करेंगे, सो टू फाइंड वैल्यूज ऑफ एक्स। ओके, सो वैल्यूज ऑफ एक्स यहाँ से आ जाएंगी और फिर चेक करेंगे कि डिफरेंशिएशन कैसा हो रहा है। सो बेसिकली ये जो वैल्यूज ऑफ एक्स है वो यहाँ पे रखनी होती हैं। ये चीज़ यहाँ पर थोड़ा ध्यान दें कि ये कहने का पर्पज़ ये होता है कि आप यहाँ पर वैल्यूज ऑफ एक्स रखेंगे। लेट्स से वैल्यूज ऑफ एक्स हैं कुछ x1 x2 ऐसे कुछ वैल्यूज है, तो वो वैल्यू यहाँ पर रखनी है आपको। ठीक है, उसे वैल्यू को रख के क्या आंसर आएगा उस पे बेस्ड है ये सिनेरियो। यस सर। पॉइंट समझ आया? वैल्यू यस रखेंगे सर। तभी हम उसकी सॉल्विंग पे आगे बात करेंगे। ओके, ओके, वेरी गुड यार, वेरी गुड, वेरी गुड। बहुत सारे आंसर सबके करेक्ट है। ठीक है, ओके गुड। तो यार हमें क्या चेक करना है सबसे पहले, फॉर इक्विलिब्रियम। सबसे पहले देखना है फॉर इक्विलिब्रियम।
फॉर इक्विलिब्रियम क्या होना है, हमें चाहिए फोर्स 0। फोर्स मतलब यहाँ पर आने वाला du बाई dx, हमें उसे 0 करना पड़ेगा। वी नीड टू फाइंड डिफरेंशिएशन ऑफ दिस फंक्शन फर्स्ट। तो हम पहले देख लेते हैं क्या चाहिए। हमने लिख दिया u हमें पता है, ठीक है, तो हमें फाइंड करना चाहिए du बाई dx। du बाई dx क्या हो जाएगा, इसका डिफरेंशिएट करते हैं या सो ये आ जाएगा 6x स्क्वायर माइनस 7x, क्योंकि ये स्क्वायर का हो जाएगा क्या 2x, ओके, प्लस 2, ओके। तो ये हो गया, हमें इसे क्या करना है 0 इक्वेट करना है, ठीक। सो फॉर इक्विलिब्रियम क्या होना चाहिए, du बाई dx क्या होना चाहिए 0। तो हमने du बाई dx कर लिया और इसे 0 करेंगे तो 6x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। बताओ फैक्टर्स क्या हो जाएंगे इसके, 1/2 and 3/2। ओके। सो यहाँ पर अगर हम देखें, सो 6 इंटू 2 कितना हुआ 12। तो हमें ऐसे फैक्टर्स देखने हैं जिनका मल्टीप्लाई 12 है और यहाँ पर 7 है, एडिशन क्या है उनका 7 है। सो ऑफ 4 कोर्स and क्या हो 3। जाएगा 3 एंड 4, 3x एंड माइनस 4x प्लस 2, क्लियर। अभी कॉमन ले लेंगे, यहाँ से 3x कॉमन आ जाएगा, क्या आ जाएगा यहाँ पर आएगा 2x माइनस 1 माइनस, यहाँ से 2 कॉमन ले लेंगे, यहाँ पे क्या आ जाएगा 2x माइनस 1, फिर दोनों से कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पर वैल्यूज क्लियर हो जाएंगी, 2x माइनस 1 और एक हो जाएगा 3x माइनस 2। तो इसका मतलब हमारे जो आंसर्स आने के चांसेस हैं वो क्या होंगे, x इज इक्वल टू, पहले इसे 0 से इक्वेट करेंगे तो 1 इस तरफ जाएगा और x की वैल्यू क्या आ जाएगी 1/2। तो पॉसिबल ही है ये आंसर हो सकता है, और ये चीज चेक कर लेंगे तो x इज इक्वल टू क्या होगा 2 उस तरफ जाएगा और 3 डिवाइड में जाएगा, तो 2/3 सकते हैं 1/2 या फिर 2/3। तो हमें चेक करना पड़ेगा, तो चेक कर लेते हैं, चेक फॉर अनस्टेबल। सो कैसे चेक करते हैं, अलग अलग वैल्यूज के लिए चेक करते हैं। तो लेट से पहले मैं 2/3 के लिए चेक कर लेता हूँ। 2/3 के लिए क्या सिचुएशन होगी, सो हमें डबल डिफरेंशिएशन चाहिए du स्क्वायर बाई dx स्क्वायर। तो इसका मतलब क्या है, इट इज अ डिफरेंशिएशन ऑफ du बाई dx, इट इज द डिफरेंशिएशन ऑफ du बाई dx। तो d बाई dx हमें डिफरेंशिएट करना है किससे, du बाई dx। सो du बाई dx अभी हमने सॉल्व किया, ये आया था 6x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 2। तो इसका डिफरेंशिएट करें क्या आएगा, यह आ जाएगा 12x माइनस 7, ठीक है। हाँ, तो ये पहले हमने सॉल्व करके रख लिया, ये चीज हमने सॉल्व करके रख ली। अब हम चेक करते हैं किसके लिए, x इज इक्वल टू दिस। सो ये हमने सॉल्व करके रख लिया डबल डिफरेंशिएशन, क्योंकि आगे हमें चेक करने के लिए चाहिए था ये क्या है डबल डिफरेंशिएशन, du स्क्वायर बाई डी एक्स स्क्वायर। अभी चेक करते हैं, तो x की वैल्यू ये रख देते हैं, तो देखें क्या होगा, du स्क्वायर बाई डी एक्स स्क्वायर, वैल्यू रखते हैं 12 इंटू एक्स की वैल्यू 2/3 माइनस 7 कितना होगा 8 माइनस 7 क्या आ गया +1। और मैंने बताया था कि इसमें उल्टा होता है, तो अगर इसमें यहाँ पर प्लस आ गया है मतलब क्या सिचुएशन है, स्टेबल है। ये पॉजिटिव है मतलब ये हो गया स्टेबल। तो ऑफ कोर्स दूसरी वाली वैल्यू भी चेक कर लेंगे, x इज इक्वल टू हाफ, तो डी स्क्वायर यू डी एक्स स्क्वायर क्या हो जाएगा 12 इंटू 1/2। सो 6 माइनस 7 मतलब -1 आ जाएगा। तो आप समझ गए ये आंसर क्या आ जाएगा, स्टेबल, सॉरी अनस्टेबल। So correct answer for our particular question is x is equal to 1/2। So बहुत सारे स्टूडेंट्स ने आंसर किया हुआ है, दैट्स वेरी गुड यार। So मुझे लगता है समझ में आया आप सबको पैटर्न, किस तरीके से स्टेबल एंड अनस्टेबल कर सकते हैं विद इक्वेशन। किसी को डाउट विद इक्वेशन किसी चीज में, ओके चले। तो यहाँ तक हमारा पार का पूरा पार्ट कंप्लीट हो गया था, वर्क पार एनर्जी हमारा यहाँ पर कंप्लीट हुआ, ठीक है। बट मैंने बताया कि कुछ बुक्स में ये जो मोमेंटम वाला पार्ट है ये किस में रखता है, ये वर्क पावर एनर्जी में रखता है, और कुछ बुक्स में मोमेंटम वाला पार्ट इसके नेक्स्ट चैप्टर पे रखता है, किस पे, सेंटर ऑफ मास में। याद रखेंगे
कुछ बुक्स में मोमेंटम आता है वर्क पर एनर्जी में और कुछ बुक्स में मोमेंटम कहाँ पे आता है, सेंटर ऑफ मास में। तो हम इसे कहाँ पर कंसिडर करेंगे, वर्क पर एनर्जी में। तो कभी भी अगर मैं बोल रहा हूँ कि देयर इज अ टेस्ट ऑफ वर्क पर एनर्जी, मैंने अगर लिखा हुआ है तो मत पूछने लगना सर मोमेंटम आएगा या नहीं आएगा, मोमेंटम आएगा। ठीक है, चले। तो जब हम वर्क पर एनर्जी में पढ़ रहे हैं तो टेस्ट में भी हम वर्क पर एनर्जी में ही कंसिडर करेंगे। तो मोमेंटम तो पता है यार, मोमेंटम का फॉर्मूला क्या होता है यार, mv। ठीक है, तो बेसिकली हम इस चैप्टर में नॉट ओनली जस्ट मोमेंटम, कुछ बड़ी बातें करेंगे, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम की बातें करेंगे। कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, यार ये क्या चीज है, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम क्या है। कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी तो आपने सुना होता है, क्लास 9th में थोड़ा सा बताते हैं व्हाट इज द एनर्जी कंजर्वेशन, बट कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम के बारे में हम समझेंगे पहले। ठीक, अच्छा, तो समझे, एज पर न्यूटन सेकेंड लॉ, ठीक है, मैं यहाँ पे लिखता हूँ अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकेंड लॉ, क्या सेकेंड लॉ क्या था, दैट फोर्स इज इक्वल टू change in momentum upon time. टाइम, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, ये उसने बताया। ठीक है, अच्छा, अब अच्छी बात यह है कि रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम मतलब डी पी बाय डी टी, और पी एक वेक्टर क्वांटिटी है और फोर्स भी एक वेक्टर क्वांटिटी है। अगर वेक्टर क्वांटिटी है तो यार डायरेक्शन के लिए हमें बहुत ही केयरफुल रहना है। अच्छा, अब यार एक चीज होती है क्या कि अगर हम एक सिस्टम ले लें, कैसे, मैंने स्टार्टिंग में भी आपको समझाया था कि सिस्टम और इंटरनल फोर्सेस में कितना फर्क पड़ता है। लाइक देखें, ये एम मास है और मैं इसे स्ट्रिंग से पुल कर रहा हूं, तो इस पे एक टी लग रहा होगा टेंशन, इस स्ट्रिंग में क्या लग रहा होगा, एक टेंशन लग रहा होगा। ठीक है, लेट्स से ये वही टी है। तो अगर मैं अपना सिस्टम किसे मान रहा हूं, इसे, दिस इज आवर सिस्टम, तो टी क्या है, इंटरनल फोर्स है एक्सटर्नल फोर्स है, एक्सटर्नल एक्सटर्नल फोर्स। फोर्स है, एक्सटर्नल, ओके, टी जो है एक्सटर्नल फोर्स है। लेकिन अगर मैं इसी को थोड़ा सा बदल देता हूँ क्वेश्चन को, m1 m2 और ये लेट से कोई फोर्स है, और ऑफ कोर्स इस पे एक टी इस तरफ लगेगा और इस पे एक टी इस तरफ लगेगा। ठीक, ये टी दोनों में लगेगा। अभी फिर से, इफ आई कंसिडर दिस ओनली, ठीक, व्हेन m1 इज कंसिडर्ड एज सिस्टम, तो बताएं टी क्या है, एक्सटर्नल है। ठीक है, when m1 and m2 are considered as a system, when m1 and m2 together they are considered as a system, तो क्या होगा, इंटरनल बन जाएगा। समझ आया कि इंटरनल और जो एक्सटर्नल है वो सिर्फ देखने के पर्सपेक्टिव पे डिपेंड करता है, तो ये क्या बन जाएगा, इंटरनल। अच्छा, अच्छी बात यह है कि जो इंटरनल फोर्सेस होते हैं वो हमेशा एक्शन रिएक्शन पेयर पे होते हैं। ठीक है, तो अगर मैं इस क्वेश्चन में बात करूं तो नेट फोर्स कितना लग रहा है, उस पे टी लग रहा है। ठीक, अच्छा, यहां पर मैं नेट फोर्स की बात करूं तो कितना लग रहा है, टी लग रहा है। ठीक, क्योंकि टी क्या है, एक्सटर्नल है, बट बिकॉज टी इंटरनल हो गया है तो अगर आप एफ नेट देखेंगे तो सिर्फ एफ दिखेगा आपको, टी क्या होगा, कैंसिल हो जाएगा ना। ओके, तो ये बहुत ही अच्छी बात यहां से पता चली थी कि जो हम फोर्स इज इक्वल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम लिखने वाले हैं, उस पे जो ये नेट फोर्स है ये बहुत ज्यादा डिपेंड करता है किस पे, सिस्टम। आपने कैसा सिस्टम एज्यूम किया है, तो अगर सोचो मैंने ऐसा सिस्टम ही डिजाइन एज्यूम किया हुआ है कि
वो इंटरनल फोर्स बन गया। तो इंटरनल फोर्स का समेशन हमेशा कैसा आता है? 0। 0। तो यहाँ पे मैं लिखूंगा नेट इक्विवेलेंट और नेट फोर्स ऑफ internal forces in any system is 0। मतलब इंटरनल फोर्सेस का नेट सिस्टम क्या होगा? 0 होगा। तो इससे एक अच्छी बात पता चलती है कि इफ एफ नेट क्या हो जाए? 0 हो जाए 0 तो क्या सिचुएशन होगी? dp by dt भी 0 होना पड़ेगा, बिकॉज मोमेंटम इज दिस ओनली। dp by dt क्या हो जाएगा? 0। तो dt इस तरफ आएगा, मतलब dp क्या हो जाएगा? 0। dp का मतलब क्या है ये समझिए। dp का मतलब है चेंज इन मोमेंटम। तो चेंज इन मोमेंटम हो ही नहीं रहा है। चेंज इन मोमेंटम क्या है? वो 0 है। इसका मतलब क्या हुआ कि जब चेंज हो ही नहीं रहा तो मोमेंटम कैसा है? कंजर्व्ड है। 0 ना 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 ना, चेंज नहीं हो रहा। सपोज 20 था और Constant. 20 है, मतलब कांस्टेंट है। तो ये चीज रखना है कि मोमेंटम ऑफ सिस्टम क्या रहेगा? कांस्टेंट रहेगा। ये पार्ट समझ में आया कि क्या बताना चाह रहे हैं हमारे यहाँ पर? चेंज इन मोमेंटम अगर क्या है? 0 है, इसका मतलब ये है कि मोमेंटम ऑफ सिस्टम क्या रहेगा? कंजर्व्ड। constant कांस्टेंट और कंजर्व्ड। कंजर्व्ड का मीनिंग है कांस्टेंट। तभी पॉइंट समझ आया कि हमें क्या सर्च करना है? हमें सर्च करना है कि कहाँ पर फोर्सेस नहीं लग रहे हैं। नेट फोर्सेस 0 है तो वहां पर हम क्या करा देंगे? मोमेंटम कंजर्व करा देंगे। ठीक है, इसमें कोई डाउट किसी को कि इंटरनल फोर्सेस का नेट समेशन 0 होगा? तो कहीं पे अगर इंटरनल फोर्स है तो मोमेंटम कंजर्व रहने ही वाला है। अगर अदर फोर्सेस हैं तो भी चेक कर सकते हैं। अच्छा, एक और इम्पोर्टेंट चीज क्या कि मोमेंटम एक डायरेक्शनल क्वांटिटी है। तो मैंने बताया था ना कि एक्स एक्सिस वाई को डिस्टर्ब नहीं करती कभी। मतलब अगर एक्स में फोर्स नहीं लग रहा है बट वाई में लग रहा है तो हम एक्स बस में भी तो कंजर्व करा सकते हैं मोमेंटम। तो ये एक बहुत अच्छी इंपॉर्टेंट लाइन है क्या? दैट मोमेंटम कंजर्वेशन can be used in any direction। ओके, मतलब क्या हुआ? मतलब सपोज f net is not 0। f net is not 0 क्यों? because f is given like this fx I cap plus fy j cap। बट ये fy 0 है, ये 0 है, where fx is not 0 बट fy 0 है। समझ आया मैं क्या कहना चाहता हूँ? कि सोचो एक फोर्स है, फोर्स तो वेक्टर क्वांटिटी है तो दोनों डायरेक्शन में लग सकता है। लेट्स से एक्स पे लग रहा है 3 और वाई पे लग ही नहीं रहा। वाई पे क्या है? 0। तो क्या नेट फोर्स 0 बोल दोगे क्या? हाँ सर। नहीं, नेट फोर्स 0 नहीं है, बट यू कैन से कि वाई डायरेक्शन का सर 0 है, एक्स का तो 0 नहीं है। तो ये अच्छी बात है कि मोमेंटम ऐसा नहीं है कि पूरा कंजर्व कराना है, नहीं, अलग अलग भी करा सकते हो। तो अगर x का 0 नहीं है तो आप इस तरीके से लिख सकते हो कि p of x direction is not constant। clear? but p of y direction is constant। constant समझ आ गया यार सबको कि मोमेंटम को आप एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में भी लगा सकते हो। और हम यही करेंगे सॉल्विंग में। हम देखेंगे कि किस डायरेक्शन पे फोर्सेस क्या बन रहे हैं, इंटरनल टाइप के बन रहे हैं, और उसी डायरेक्शन पे क्या करेंगे? मोमेंटम कंजर्व कराएंगे। तो मोमेंटम कंजर्व कराने का मतलब क्या है
कि इनिशियल और फाइनल मोमेंटम क्या रहेगा, सेम रहेगा। सो मोमेंटम कांस्टेंट रहने का मतलब ये है अलोंग वाई एक्सिस, एज पर दिस केस अलोंग वाई एक्सिस क्या सिचुएशन होगी, P initial of the system must be equal to P final of the system। Final of हाँ, तो ये सिचुएशन होगी, बट किधर, सिर्फ along y एक्सिस, सब जगह पे नहीं, टोटल नेट पे नहीं, सिर्फ y एक्सिस पे लगाएंगे। ये मोमेंटम की खास बात है। तो पहले बेसिक फील आई, अभी मैं क्वेश्चन सॉल्विंग करूंगा तो अभी ऑल ओके हो जाएगा। पहले ये बेसिक फील आई सबको, मोमेंटम कंजर्वेशन क्या चीज है। डन। मोमेंटम कंजर्वेशन क्या चीज है कि मोमेंटम नेट फोर्स अगर जीरो है तो मोमेंटम चेंज नहीं होगा। फिर एक वर्ड आता है बहुत अच्छा सा, इम्पल्स। इम्पल्स, देखिए इम्पल्स और फोर्स में क्या डिफरेंस है। पहले मैं फोर्स समझाता हूं। सपोज ये बॉक्स है और आपने इस पे लगाया क्या, एक फोर्स। सो आप क्या लिखोगे, F इज इक्वल टू एम इन टू ए। सो इस सिस्टम को क्या मिल जाएगा, एक एक्सेलरेशन। डन। अगर आपने एक फोर्स लगाया सो मास इनटू एक्सेलरेशन क्या आ जाएगा, वहां पर एक्सेलरेशन आ जाएगा। अच्छा, अगर ये फोर्स कुछ इस टाइप का है, क्या, जैसे आप हिट करते हैं किसी चीज को, सपोज आप अपने फिंगर्स ऐसे पुश करते हैं ना, डायरेक्ट ऐसे स्ट्रोक टाइप पे, जैसे कैरम बोर्ड में आप स्ट्राइकर को स्ट्राइक करते हैं ना, हल्का सा जर्क टाइप पे देते हैं, तो वहां पे क्या कंटिन्यूअसली आप ऐसे, ये बोर्ड है कैरम बोर्ड, सो लेट्स से स्ट्राइकर को आप यहाँ से जस्ट स्ट्राइक करते हैं ना, ठीक है, क्या उसको ऐसे पकड़ के ऐसे पूरा घुमाते हो क्या, नहीं ना। तो इसका मतलब ये है कि इस पे जो फोर्स लगाते हो वो बहुत ही थोड़े से टाइम के लिए लगता है और इसके बाद ये खुद मूव होता रहता है विदाउट एनी फोर्स। ठीक है, तो इसका मतलब है फोर्स लगाने के दो तरीके हैं। ये फोर्स कंटिन्यूअस लग रहा है, ये फोर्स कैसा है, कंटिन्यूअस लग रहा है। और अगर मैं सिर्फ इसको क्या करूं, एक स्ट्राइकिंग फोर्स लगाऊं, स्ट्राइकिंग फोर्स, तो स्ट्राइकिंग फोर्स की खास बात क्या है, वो एकदम थोड़े से समय के लिए लगेगा ना, वेरी शॉर्ट इंटरवल ऑफ टाइम। तो दोनों में फर्क क्या पड़ेगा, क्या यहाँ पर आप F इज इक्वल टू एम ए लगा दोगे क्या, नहीं। F इज इक्वल टू एम ए कब लगाते हैं, जब F कैसा होता है, constant, कंटिन्यूअस, constant. कांस्टेंट या कंटिन्यूअस लगता है। ठीक है, कंटिन्यूअस जब लगता है तब ये होता है। अगर ये स्ट्राइकिंग फोर्स है तो F इज इक्वल टू एम ए नहीं लगाएंगे। तो इम्पल्स की डेफिनेशन क्या है, इम्पल्स इज नथिंग बट अ फोर्स बट एक्टेड फॉर अ वेरी शॉर्ट टाइम, मतलब लाइक अ स्ट्राइकिंग फोर्स। समझ आया सबको इम्पल्स की डेफिनेशन। सो लिखे इम्पल्स की डेफिनेशन क्या हो जाएगी, द फोर्स एक्टिंग for a very short interval of time, for very short of time। ठीक है, और नहीं, and the displacement and the displacement of objects in this interval is also small। ओके, मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये है कि ऐसा नहीं है कि शॉर्ट इंटरवल को आप बहुत ज्यादा डिफरेंट ले लें, कि आप थोड़ा सा इसको पुश करते हुए जा रहे हैं, लेट्स से यहाँ तक पुश कर दिया, नहीं।
आपको इतना जस्ट स्ट्राइकिंग फोर्स लगाना है कि उस टाइम पर जब तक आप कांटेक्ट में थे ये ऑब्जेक्ट कहीं ज्यादा दूर तक नहीं जाए, उसके बाद स्ट्राइक करने के बाद आगे चला जाएगा, बट जब तक आप स्ट्राइक कर रहे थे तब तक डिस्प्लेसमेंट क्या था, ऑलमोस्ट नील था, बहुत ही ज्यादा स्मॉल। मतलब फिर से मैं बोल रहा हूँ क्या, सपोज यहाँ पे एक बॉक्स था, या जो मैंने भी कैरम बोर्ड वाला एग्जांपल दिया, क्या कि सपोज यहाँ पर बोर्ड है, यहाँ पर स्ट्राइकर है, जब आप उसे स्ट्राइक करते हो तो आपका हाथ सिर्फ यहीं पर रहता है, इसका मतलब जब तक आप फोर्स लगा रहे थे ना तब तक इसका डिस्प्लेसमेंट बिल्कुल थोड़ा इतना ही होता है, आपके फिंगर्स मैक्सिमम थोड़ा सा ही आगे तक जाते हैं यहाँ तक, उसके बाद स्ट्राइकर खुद जाता है। समझ आई ये चीज कि दो चीजें हैं, एक तो टाइम बहुत कम लगना चाहिए और दूसरी बात उस टाइम पर क्या होना चाहिए, डिस्प्लेसमेंट बिल्कुल नील एकदम कम होना चाहिए। तो बताइए इम्पल्स के बारे में समझ आया सबको? समझ आया इम्पल्स क्या टाइप का फोर्स है? यस सर। ओके, Yes, sir. तो इन फोर्सेस से हम मास इनटू एक्सेलरेशन नहीं निकाल सकते हैं, तो ये देखें कि ये टाइप के फोर्सेस किस काम में आते हैं। सो दीज टाइप ऑफ फोर्सेस are responsible for change in momentum, change in momentum। ओके, इसका मतलब ये है कि अगर मैं इम्पल्स लगा रहा हूं तो बेसिकली इम्पल्सिव जो फोर्स है उसको m into a नहीं लिखना है, इम्पल्स का काम क्या है, कॉजिंग चेंज इन मोमेंटम। समझ आया सबको? ओके, तो Yes, इसका sir. मतलब इनडायरेक्टली अगर मैं देखूं तो मोमेंटम चेंज कैसे निकाल सकते हैं, फोर्स इनटू दैट शॉर्ट इंटरवल ऑफ टाइम। क्लियर? तो कभी अगर पूछ ले कि इम्पल्स क्या हो जाएगा तो इम्पल्स होगा एफ इनटू वो जो टाइम होगा वो बहुत ही कम होगा। समझ आया इम्पल्स कैसे डिफाइन है? सो इम्पल्स का यूनिट न्यूटन होगा क्या? नहीं, यहाँ से दिख रहा है न्यूटन सेकेंड। न्यूटन 10 सेकेंड। न्यूटन सेकेंड। और याद रखना टी क्या है, बहुत ही स्मॉल होता है तब इसे इम्पल्स बोलेंगे। इम्पल्स कब बोलेंगे, जब ये स्मॉल इंटरवल ऑफ टाइम होगा, स्मॉल टाइम। पॉइंट समझ में आया भाई? कोई डाउट इसमें, इम्पल्स क्या चीज है, कैसे डिफाइन है? तो देख लेते हैं, थोड़ा सा एक एग्जांपल के थ्रू देख लेते हैं। लेट्स से a 50-gram ball is thrown towards a wall, then find the impulse applied by ball on the wall. Okay, if it rebounds with 5 meter per second when thrown with 8 meter per second। ठीक है, तो क्वेश्चन में सिर्फ क्वेश्चन आपको ऑलरेडी मैं करा चुका हूं, ऐसे सिर्फ लॉजिक ये था कि इस इम्पल्स को सर्च करना था, इस इम्पल्स के बारे में आपको बात करनी थी। क्लियर? तो यार मुझे लगता है इम्पल्स क्लियर है सबको। इम्पल्स को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, कैपिटल आई से। इम्पल्स को किससे लिखते हैं, कैपिटल आई से। टेंशन मत लेना, बहुत सारी क्वांटिटीज और आएंगी जो कैपिटल आई से रिप्रेजेंट करेंगे। अभी के लिए आपको समझना है कि इम्पल्स को कैपिटल आई से रिप्रेजेंट करते हैं। तो बताएं क्या सिचुएशन हो जाएगी, इम्पल्स मतलब क्या हुआ, चेंज इन
मोमेंटम, और मोमेंटम चेंज इन मोमेंटम मतलब mv फाइनल माइनस mv इनिशियल। m को मैंने बाहर ले लिया, v फाइनल माइनस v इनिशियल। अब जो गलती हो सकती है इम्पल्स में, अच्छा तो इम्पल्स वेक्टर है या स्केलर है? बताएं। वेक्टर 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 मोमेंटम के डायरेक्टली इक्वल है, तो ये थोड़ा सा याद रखना है, ये एक वेक्टर क्वांटिटी है। ये चीज यहाँ पर रहेगी। सो इम्पल्स की बात करें तो ये क्या सिचुएशन हो जाएगी, m 50 ग्राम है, सो ग्राम में नहीं रखेंगे, हमेशा kg में रखेंगे क्योंकि हम कैस यूनिट सॉल्व कर रहे हैं। फाइनल स्पीड किस तरफ है, रिबाउंड हो रही है, तो मतलब अपोजिट डायरेक्शन में जाएगी, मतलब क्या हो गया है -5 माइनस इनिशियल कितनी है +8 है, पॉजिटिव में जा रही है। ठीक है, सो इसका मतलब कितना हो जाएगा, दोनों क्या होने वाले एग्जैक्टली नेगेटिव पे आएंगे, ऐड होंगे, 13 डिवाइडेड बाई 20। समझ आया सबको? ओके, कोई डाउट इसमें किसी को? नो सर। ओके, तो नेगेटिव क्या है, नेगेटिव सिर्फ उसकी डायरेक्शन बता रहा है कि ये इम्पल्स जो है नेगेटिव डायरेक्शन में एक्टिंग होगा। अच्छा, तो ये सिचुएशन है कि इम्पल्स को भी विद डायरेक्शन बात करते हैं। तो आप देखो कि ये वॉल है, अगर हमने ये वॉल कंसिडर किया और ये बॉल है, ठीक, तो क्वेश्चन में क्या पूछा है, क्वेश्चन में पूछा है कि बॉल ने क्या इम्पल्स लगाया, तो बॉल बॉल पे किस तरफ इम्पल्स लगाएगा, इस डायरेक्शन में लगाएगा ना। ठीक, ये क्या है, बाय बॉल है। अच्छा, इसके वजह से इसे रिबाउंड करने के लिए वॉल किस तरफ लगाएगा, अपोजिट डायरेक्शन। अपोजिट डायरेक्शन Opposite में direction. लगाएगा। हाँ, तो इसका मतलब ये क्या हो जाएगा, इस डायरेक्शन में जो लगेगा दैट विल बी द इम्पल्स बाय वॉल। वॉल तो क्वेश्चन में क्या पूछा है, बाय बॉल। बाई बॉल, तो इसका मतलब क्या होगा, ये इसका वाला जो आई होगा वो पॉजिटिव होगा। हमने जो निकाला है वो क्या निकाल दिया है, बाय वॉल निकाल दिया है। सो आई बाय बॉल जो होगा, इम्पल्स अप्लाइड बाय बॉल होगा, वो क्या होगा +0.65। ठीक है, और इम्पल्स बाय वॉल वो क्या होगा, वो -0.65। कोई डाउट इसमें किसी को? समझ आया? ये पॉइंट यहाँ तक समझ आ गया सबको? यस सर। ओके गुड। हाँ तो ये सिचुएशन हो गई हमारी इम्पल्स को लेके कि इम्पल्स क्या है और किस तरीके से इम्पल्स को हम सॉल्व कर सकते हैं। आगे हम और डिटेल में पढ़ेंगे इम्पल्स के बारे में, तो उतना टेंशन नहीं लेना है। देखो टाइम भी यहाँ से कैलकुलेट करा सकता है। ठीक, अगर क्वेश्चन में बोला कि सॉल्व द इम्पल्सिव फोर्स, तो बताओ इम्पल्स पूछ रहा है या फोर्स पूछ रहा है? फोर्स। फोर्स पूछ रहा है। वो ये बता रहा है कि ये जो फोर्स है वो इम्पल्सिव टाइप का है। इसका मतलब ये नहीं कि इम्पल्स पूछ रहा है और आप सिर्फ डेल्टा पी लिख के आ जाए, नहीं। समझ आए? इम्पल्सिव फोर्स मतलब क्या होता है, फोर्स इनटू टाइम को हम बोलते हैं इम्पल्स। तो इम्पल्सिव फोर्स हो जाएगा क्या, इम्पल्स ओवर टी, मतलब इनडायरेक्टली दिमाग लगाना ही नहीं है। क्या पूछ रहा है वो, सिर्फ फोर्स। इम्पल्सिव सिर्फ क्या बता रहा है, टाइप बता रहा है। तो फोर्स हम जैसे सॉल्व करते थे चेंज इन मोमेंटम अपॉन टाइम, वैसे ही हम सॉल्व कर देंगे। तो अगर इस क्वेश्चन में पूछे फाइंड द इम्पल्सिव फोर्स इफ द बॉल वाज इन कांटेक्ट फॉर 0.5 सेकेंड, तो ये भी हम निकाल देंगे। क्या निकालेंगे हम, फोर्स। फाइंड इम्पल्सिव फोर्स if ball was in contact for, let's say, 10 milliseconds,
ठीक है। तो इम्पल्सिव फोर्स मतलब इम्पल्स नहीं फाइंड करना है, क्या फाइंड करना है, एफ, और एफ क्या हो जाता है, डीपी बाई dt, चेंज इन मोमेंटम अपॉन टाइम, और चेंज इन मोमेंटम इज नथिंग बट इट इज इम्पल्स अपॉन टाइम। तो इम्पल्स कितना आया है 0.65, टाइम कितना लगा 10 मिली सेकेंड, मतलब 10 डिवाइडेड बाई 1000, तो कितना आंसर आ जाएगा 65 न्यूटन। समझ आया सबको? तो सिंपल बेसिक मैथमेटिक्स है, इसमें कुछ बहुत बड़ा वैसा कुछ पॉइंट नहीं है। क्लियर? यस सर। ओके गुड गुड। तो यार इम्पल्सिव फोर्स हमें क्लियर है, हमें ये पता चला कि किस तरीके से इम्पल्स को भी हम कैलकुलेट कर सकते हैं चीज़ों के लिए। अच्छा, अब इसके बाद अब बात आती है कि मोमेंटम चेंज का एनर्जी पे क्या इफेक्ट होगा। ठीक है, सो इम्पैक्ट ऑन एनर्जी, इम्पैक्ट ऑन एनर्जी, तो बहुत ही क्लियर है, मतलब ऐसा कुछ है ही नहीं है, सिंपल है। एनर्जी तो डायरेक्टली देख सकते हैं, कैसे, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी अगर हमें देखना है तो हमें पता है काइनेटिक एनर्जी क्या होता है, पी स्क्वायर बाई 2m। क्लियर? तो अगर आपको ये पता है कि इम्पैक्ट ऑन एनर्जी, तो मोमेंटम जितना चेंज होगा उसके अकॉर्डिंग काइनेटिक एनर्जी आ जाएगी। तो आपको क्या करना पड़ेगा, दोनों सिचुएशन पे काइनेटिक एनर्जी निकाल के रखनी पड़ेगी। ठीक है, तो कैसे हो जाएगा, अगर हमें चाहिए परसेंटेज चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, तो कैसे निकाल सकते हैं, तो वो हो जाएगा चेंज इन काइनेटिक एनर्जी अपॉन ओरिजिनल काइनेटिक एनर्जी इनटू 100। ठीक है, तो ये तो बेसिक सा हो गया। आपको मैंने एक चैप्टर में बताया था कि अगर ये परसेंटेज चेंज स्मॉल है, मतलब इम्पल्सिव फोर्स क्या है, स्मॉल है, तो आप डायरेक्टली कर सकते हैं, इंस्टेड ऑफ पी स्क्वायर उसे क्या लिख सकते हैं, 2 टाइम्स ऑफ परसेंटेज चेंज ऑफ पी। आपको अगर याद आ रहा हो तो यूनिट डायमेंशन में मैंने एरर्स में ये चीज यस सर। समझाई थी, क्या परसेंटेज ऑफ चेंज इन के विल बी 2 टाइम्स ऑफ परसेंटेज चेंज इन मोमेंटम। ठीक है, 10% से नीचे रहा तो। दिस इज वैलिड फॉर स्मॉलर परसेंटेज। ठीक, अगर हायर परसेंटेज है तो फिर क्या करेंगे, तो फिर प्रॉपरली हमें सॉल्व करके इस तरीके से लिखना पड़ेगा। तो ये जो इम्पैक्ट ऑन काइनेटिक एनर्जी, ये मैं डिस्कस नहीं कर रहा हूँ क्योंकि ऑलरेडी कर चुका हूँ। अगर किसी को डाउट रहेगा तो प्रैक्टिस शीट के टाइम पे हम डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, आपको अगर चेंज इन काइनेटिक एनर्जी चाहिए तो कैसे निकाल सकते हैं, इस तरीके से, K1 मतलब क्या हो जाएगा, P1 स्क्वायर बाई 2m, एंड K फाइनल क्या हो जाएगा, ये K इनिशियल है, K फाइनल क्या हो जाएगा, फाइनल मोमेंटम अपॉन 2m, और चेंज इन काइनेटिक एनर्जी का मतलब ये है कि फाइनल काइनेटिक एनर्जी माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, तो इस टाइप पे अप्रोच कर सकते हैं। इम्पैक्ट ऑन एनर्जी आप क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो आपको तुरंत समझ में आ जाएगा, कोई डाउट रहेगा तो हम प्रैक्टिस शीट के टाइम पे डिस्कस कर लेंगे। तो ये तो हमारा कि कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम क्यों होता है और कैसे उसे इम्पल्स के फॉर्मेट में यूज कर सकते हैं। अब इसके अलग अलग एप्लीकेशंस हैं। ठीक है, तो इसके एप्लीकेशंस पढ़ लेते हैं और वही हमें एक सेपरेट क्वेश्चंस के टाइप पे पूछे जाते हैं। तो देखिए एप्लीकेशंस ऑफ मोमेंटम कंजर्वेशन। देखें, सबसे पहले एक बहुत ही फेमस एग्जांपल से लेते हैं, क्या, फायरिंग अ बुलेट। ओके, फायरिंग अ बुलेट, तो बहुत ही स्ट्रेट क्लियर ऑप्शन है। सपोज वी हैव अ गन एंड वी आर फायरिंग इट, तो यहां से बुलेट निकल रहा है। तो ये बताओ यार, लेट से जब हमने इसे फायर किया फर्स्ट टाइम और बुलेट आगे किसी स्पीड से निकला, सो लेट से दोनों का मास हम कंसिडर कर लेते हैं। इसका गन का मास है m1, ठीक है, और इस बुलेट का मास क्या है, m2। ठीक है, सो जब ये फायर किया जाएगा तो
बुलेट के पास मोमेंटम आएगा या नहीं? बिल्कुल आएगा। यस सर। इनिशियली अगर हम बात करें, जब हमने फायर नहीं किया था, तो ये बुलेट कहाँ रही होगी? अंदर होगी इसके कहीं पे, रेस्ट पे होगी। तो ये हो गई M2 लेट से बुलेट। सो इट इज लाइक बिफोर फायरिंग, और ये इट इज लाइक आफ्टर फायरिंग। तो आफ्टर फायरिंग अगर देखें तो बुलेट आगे की तरफ किसी स्पीड से निकल गई, ठीक है। सो ये M1 मास की बुलेट है, इट हैज अ स्पीड लेट से V1। अच्छा, तो पॉइंट यहाँ पर मेरा ये फायरिंग अ बुलेट में कि इनिशियल अगर हम बात करें, ये सिचुएशन क्या है? इनिशियल, और ये सिचुएशन है फाइनल आफ्टर फायरिंग। फाइनल आफ्टर फायरिंग। अच्छा, तो आफ्टर फायरिंग देखो, क्या बुलेट का मोमेंटम कंजर्व है? क्या मोमेंटम ऑफ बुलेट, मोमेंटम, और इस तरीके से डायरेक्टली पी लिख देते हैं, पी बुलेट। पी बुलेट कितना है? इनिशियली 0, फाइनली पी बुलेट कितना है? MV1। यस, M1 V1 सो पी बुलेट होगा M1 V1। तो क्या पी बुलेट कंजर्व्ड है? नो सर। नहीं। सो इसका मतलब ये हुआ कि पी जो बुलेट का मोमेंटम है वो कांस्टेंट नहीं है। रीजन, बिकॉज बुलेट इज फीलिंग अ फोर्स। बुलेट को एक फोर्स लगने वाला है आगे की तरफ, ठीक है। तो क्यों ऐसा नहीं होगा? बिकॉज बुलेट को क्या लगा? एक इम्पल्सिव फोर्स लगा। यहाँ पर बुलेट को एक फोर्स लगा। तो अगर बुलेट को एक फोर्स लगा तो बुलेट भी तो एक अपोजिट रिएक्शन फोर्स लगाएगी ना, एक्शन रिएक्शन पेयर के अकॉर्डिंग। तो बुलेट भी पीछे की तरफ एक फोर्स लगाएगी इस गन को, और इस गन को भी पीछे की तरफ एक स्पीड मिल जाएगी V2, ठीक है। एक मिनट, हमने उल्टा कर दिया क्या? ठीक है, कोई बात नहीं, गन को M2 कर लेते हैं और बुलेट को M1 ही रखते हैं, ठीक है। तो ये हो गया M2। तो बुलेट का मोमेंटम कंजर्व नहीं है। अगर हम बात करें गन की, तो बताओ गन का मोमेंटम कंजर्व है क्या? इनिशियल 0 था, और गन फाइनली क्या करेगी? रिकॉइल करेगी ना। रिकॉइल करेगी। minus M2 V2 माइनस हाँ, M2 V2। अपोजिट डायरेक्शन -M2 V2। सो ये बेसिकली जो V2 है, दिस इज कॉल्ड रिकॉइल स्पीड, रिकॉइल वेलोसिटी, रिकॉइल वेलोसिटी, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि बुलेट का भी कंजर्व नहीं है और गन का भी कंजर्व नहीं है। तो ये चीज़ आपको ऑलरेडी वैसे पता है, फिर भी मैं इतना डिटेल में क्यों बता रहा हूँ? क्योंकि पहला क्वेश्चन मैं आपको लिखाना चाहता हूँ कि सारा कुछ डिपेंड करता है। मैं वापस जाता हूँ ये चीज़ समझाने के लिए कि सारा कुछ डिपेंड करता है सिर्फ इन दोनों बातों पे। क्या? हाउ यू एज्यूम योर सिस्टम। अगर आप सिस्टम सिर्फ एक को मानेंगे तो वहां पे तो फोर्स लग रहा है, लेकिन अगर आपने दोनों को माना तो वो फोर्स क्या होंगे? कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो अब मैं यहाँ पर ये आपको समझाना चाह रहा था। ये क्वेश्चन इतना डिटेल में क्यों लिख रहा हूँ? क्योंकि मैं अगर बात करूंगा फोर्स ऑन बुलेट, फोर्स ऑन बुलेट, तो बुलेट पे बता फोर्स लग रहा है या नहीं? बिल्कुल लग रहा है। फोर्स ऑन बुलेट इज नॉट 0। फोर्स ऑन गन, वो भी 0 नहीं है। तो क्या इन दोनों का मोमेंटम कंजर्व रह सकता है? क्या नहीं रह सकता। बट नेट फोर्स ऑन गन एंड बुलेट सिस्टम, तो सिस्टम के बारे में बात करें, गन एंड बुलेट सिस्टम, इसका क्या हो जाएगा? फोर्स ऑन गन एंड बुलेट सिस्टम वो क्या होगा? सॉरी, वो क्या होगा? 0। ओके, तो गन एंड बुलेट सिस्टम पे अगर बात करें तो नेट फोर्स क्या होगा? 0, क्योंकि ये F और ये F दोनों क्या है? इंटरनल टाइप के हैं। तो अगर मैंने इस पूरे को सिस्टम माना, इस पूरे को, तो क्या हो जाएगा? नेट फोर्स 0। तो एट द एंड हम पता है क्या टारगेट करते हैं? अभी नहीं, अभी तो आपको थोड़ी देर में जब हम बहुत सारे एग्जांपल देखेंगे तो समझ में आ जाएगा कि अगर आप बड़ा सिस्टम चूज करते हैं तो जो अंदर के फोर्सेस हैं, जो एक दूसरे को इम्पल्स लगाते हैं, वो तो हमेशा क्या हो जाने वाले हैं? 0 हो जाने वाले हैं। तो इसका मतलब ये है कि हम सिस्टम का इनिशियल और फाइनल मोमेंटम इक्वल कर सकते हैं। तो P इनिशियल ऑफ सिस्टम
will be equal to P final of system. सिस्टम के लिए वैलिड है और सिस्टम मतलब दोनों है, तो मतलब क्या होगा M1 U1 प्लस M2 U2 M2 U2। M2 U2 अभी दोनों चीजें क्या है, रेस्ट पर है, तो ये क्या है, ये भी रेस्ट पर है 0 और ये भी रेस्ट पे है, तो इनकी कोई टेंशन नहीं है। बट फाइनली अगर बात करें तो ये हो जाएगा M1 V1 plus M2 M1 V2 V1 minus M2 V2 यस, तो पहले होगा M1 V1, ये पॉजिटिव है, प्लस माइनस वाला क्या होगा हाँ M2 V2, M2 V2 M2 यहाँ V2 पर M2 V2, यहाँ से क्लियर पता चलता है कि M2 V2 का साइन क्या होगा। सो हमें साइन पहले से नहीं रखना होता है, हमें जो चीज सॉल्व करनी होती है उसका साइन हम नहीं रखते हैं, तो इसका मतलब ये हो जाएगा M1 V1 प्लस M2 V2, ठीक है। और यहाँ से पता चल रहा है कि जो V2 होगा वो क्या हो जाएगा M1 V1 अपॉन M2, बट नेगेटिव होगा इसका, क्लियर। सो दिस नेगेटिव शोज दैट द गन विल मूव बैकवर्ड, दिस नेगेटिव shows gun must recoil in opposite direction, ठीक है। सो नेगेटिव हमें रखना नहीं है, हमें सॉल्व करके बेसिकली तुरंत आ जाएगा कि वो किस तरफ होगा और कैसा रिकॉइल होगा, ठीक है। तो यार पॉइंट समझ में आया, यहाँ से सबको क्लियर, ये समझ में आया क्या चीज़ है हम डिस्कस कर रहे हैं, यस सर कैसे मोमेंटम कंजर्वेशन होगा। ओके गुड, तो ये सिचुएशन हो गई हमारी मोमेंटम कंजर्वेशन के लिए। सोचो अगर हम एक फायरिंग के बाद दोबारा फायरिंग करें, ये हुआ पहला फर्स्ट फायरिंग, उसके बाद फिर डबल फायरिंग अगर करें, तो अब अगर डबल फायरिंग करेंगे तो क्या सिस्टम का इनिशियल मोमेंटम जीरो होगा क्या? नो सर नहीं, गन कहाँ पे जा रही है, बैकवर्ड डायरेक्शन में जा रही है, तो वहां पर गन के बारे में भी सिचुएशन आ जाएगी, ठीक है। सो यहाँ पर मैं लिखूंगा आफ्टर सेकेंड फायरिंग, आफ्टर सेकेंड फायरिंग लेट्स से न्यू रिक्वाइल, जो रिक्वाइल स्पीड है, न्यू रिक्वाइल इज v2 डैश, मतलब v2 डैश है, तो क्या होगा इनिशियल मोमेंटम इज इक्वल टू फाइनल मोमेंटम। अच्छा इनिशियल अभी जीरो है क्या? नहीं है, गन रिक्वाइल कर रही है किस डायरेक्शन में, अपोजिट डायरेक्शन में, कितनी Opposite direction. m2 v2 स्पीड से। M2 V2. ओके गुड, अभी फाइनल मोमेंटम की बात करें तो बुलेट को तो हम आगे की तरफ ही दे रहे हैं m1 v1 जितना मोमेंटम, बट अगर हम बात करें किसकी, बुलेट की, तो उसको m2 इंटू कुछ v डैश मोमेंटम मिल जाएगा ना, नया वाला। समझ आया ये चीज? हमने क्या किया, इसको बोला कि बुलेट को, गन को अब कुछ नई स्पीड मिल जाएगी, कितनी, v2 डैश। ये पॉइंट समझ आया? सर हाँ, मतलब सेकंड फायरिंग कर दिया, और m2 v2 को हमने क्या लिखा है प्रीवियसली, सर वो M2 V2 गन का है क्या? हाँ गन का है ना। इस तरीके से सपोज सिचुएशन है कि सेकंड फायरिंग के टाइम पे बात करेंगे, तो बिफोर सेकंड फायरिंग जब सेकंड बुलेट इनसाइड है, गन तो ऑलरेडी रिकॉइल कर रही है ना, किससे, v2 से, ये बिफोर है। और उसके बाद अब फिर से सिचुएशन होगी, तो फिर से हमने एक बुलेट फायर कर दी आगे की तरफ से v1 स्पीड से, क्लियर। तो इसका मतलब ये हुआ कि अब ये इसको और एक डिफरेंट स्पीड फील होगी ना, इसके वजह से भी तो और एक इम्पल्स आएगा ना, यस सर ठीक है। समझ आई ये चीज? हाँ सर हाँ, तो सर इस एक बार तरीके फिर से, से हाँ देखें हुआ क्या कि पहले हमने फर्स्ट फायर किया तो गन रिकॉइल होगी एक v2 स्पीड से, क्लियर। फर्स्ट फायरिंग में गन रिकॉइल होगी v2 स्पीड से, बट जब हम तुरंत सेकंड फायर करेंगे तो अब इनिशियल और फाइनल किसे बोलेंगे, जब सेकंड वाली बुलेट अंदर थी, बट जब सेकंड वाली बुलेट अंदर थी तो वो जो गन है वो तो पीछे की तरफ जा रही थी ना v2 से। पॉइंट आया समझ में? हाँ सर हाँ, तो वो पीछे की तरफ जा रही थी, और जब हमने नेक्स्ट वाली फायर कर दी तो उसको और एक पीछे की तरफ फील होगा ना, नई स्पीड कुछ v2 डैश,
यस सर। ठीक है, तो इसका मतलब बहुत बेसिक सा है, ऐसा कुछ प्रॉब्लम नहीं है, बड़ा सिंपल सा है कि इसे हम फिर से क्या लिख सकते हैं, पुराना वाला M1V1 लिख सकते हैं। तो इसमें इतना कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है यार, तुरंत बड़ा सिंपल सा ही हो गया। इसका मतलब V2 डैश किसके जैसा फील होने लगेगा इस बार 2 टाइम्स ऑफ M1V1 बाई M2 जैसा फील आएगा, मतलब 2 बार बुलेट के मोमेंटम चेंज हो जाएंगे। समझ आया क्या? सर M2V2 ना? M2V2 M2V2 नहीं, ये M2V2 को तो रिप्लेस किया ना। मैं ये बताना चाहता हूँ कि अगर क्वेश्चन में बोलते कि 4 फायर्स किए तो क्या फर्क पड़ेगा, यहाँ क्या आ जाएगा 4। M2V2 को हम क्या लिख सकते हैं, M1V1 लिख सकते हैं ना। नहीं समझ आया क्या? नहीं सर। देखें, फर्स्ट टाइम मोमेंटम कंजर्वेशन से क्या लिख सकते हो, M1V1 इज इक्वल टू M2V2 लिख सकते हो। गन को जितना मोमेंटम मिलेगा जितना बुलेट को दिया उसने, क्लियर? हाँ, तो अगर मैं बोलूं कि सेकेंड टाइम पे उसके पास मोमेंटम रहेगा, बट वो किसके जैसा रहेगा, जितना बुलेट को उसने दिया उतना ही तो रहेगा अपोजिट डायरेक्शन में। ओके, फिर से देखते हैं, देखें, समझें आराम से, कोई टेंशन नहीं है। देखें, सपोज एक गन थी, उसने बुलेट फायर की, उसने बुलेट को दिया x मोमेंटम, तो उसे भी कितना मिलेगा x। अब उसने दूसरी बुलेट फायर की, दूसरे बुलेट को x दिया, तो भाई पीछे और x मिलेगा ना। कितना मोमेंटम मिल गया उसको, 2x मिल गया ना पूरा टोटल। तो 2 टाइम्स ऑफ mv मिल गया अपॉन m2। इसमें कोई बड़ी मैथमेटिक्स थोड़े ना यार, समझ आया क्या? हाँ सर। तो 2 कंसेक्यूटिव फायर अगर वो करेगा तो उसको डबल स्पीड इंपल्स फील होगा। डन? आ गया सर, समझ। yes sir ओके ओके, ठीक है। इसके बाद कई बार एक थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक सिनेरियो भी दे देता है। वो प्रॉब्लमेटिक सिनेरियो क्या है, मजल स्पीड करके। ठीक, तो यहाँ पर ये तो बेसिक है, ये तो हमें कोई टेंशन नहीं है, सबको क्लियर है। फायरिंग दिस, यहाँ पर बात करते हैं कि अगर आप थोड़ा सा फील करने का ट्राई करो तो ये भी तो है ना कि गन जो है, लेट्स से गन है 500 ग्राम की, वैसे कम हो गया थोड़ी और ज्यादा, ठीक है 500 ग्राम, और लेट्स से बुलेट है 20 ग्राम की। तो अगर मैं ऐसी 3 बुलेट्स फायर कर दूं, सो 60 ग्राम कम हो जाएगा इससे। अच्छा, तो इसका मतलब अगर इन दोनों के मासेस क्या हैं, क्लोज हैं, तो बहुत ज्यादा जब हम फायरिंग करेंगे कंटिन्यूअसली तो इस सिस्टम का मास क्या होगा, कम होता जाएगा ना। मतलब इसको इम्पैक्ट फील होना क्या होगा, ज्यादा इम्पैक्ट फील होने लगेगा। मतलब पहले क्या थी, गन हैवी थी, विद ऑल द बुलेट्स गन क्या थी, हैवी थी। लेट्स से विद ऑल द बुलेट्स ये 500 ग्राम की थी, जैसे बुलेट लूज होने लग गई ये 400 ग्राम की बची। तो यार जरा फील करो, जब ये 400 ग्राम की बचेगी तो इसको इम्पल्स भी तो मतलब ज्यादा फील होगा ना, बिकॉज होना चाहिए M/V कांस्टेंट होना चाहिए। सोचो V10 है, M500 है, तो टोटल चेंज कितना है 5000। अब आपने अगर इसे 400 कर दिया तो 5000 वापस से लाने के लिए इसे कितना होना चाहिए, मतलब 12 से ज्यादा, 12.5। तो देख रहे हो, अगर मास कम होता जाएगा तो वो जो अपोजिट रिकॉइल है वो क्या होता जाएगा, ज्यादा फील होने लगेगा ना। तो इसका मतलब इस पे 2 टाइप के क्वेश्चन बनते हैं। एक टाइप का क्वेश्चन बनता है जब हमें m को भी रिड्यूस करना पड़ता है। समझ आया? हमें गन के बुलेट के मास को क्या करना पड़ता है, रिड्यूस करना पड़ता है। तो वो मैं आपको ऐसे सॉल्व करके नहीं बता रहा हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि उसमें सॉल्विंग में गड़बड़ रहेगा, बट आपको समझते जाना है कि जब हम फायरिंग करेंगे तो m कम होता जाएगा। ठीक है, तो देख लेते हैं। व्हेन गन प्लस बुलेट का अगर आपको मास दिया है, मतलब गन पूरा लोडेड है और वो मास दिया हुआ है m, ठीक है,
और बुलेट का मास दिया हुआ है स्मॉल m। बुलेट का मास दिया है क्या, स्मॉल m। तो अब हम फायरिंग करेंगे तो किस तरह करेंगे, देखें। फर्स्ट फायरिंग इनिशियल किसी के पास मोमेंटम है क्या, नहीं, 0 इज इक्वल टू फाइनल। बुलेट को एक मोमेंटम मिलेगा m इंटू v1। कोई डाउट इसमें किसी को, प्लस अब जो गन को मोमेंटम देते हैं वो अब हम क्या लिखेंगे, मास क्या लिखेंगे, अब M. m नहीं लिखेंगे। क्यों, फिर मैं ये स्पेशल केस समझा रहा हूँ। हाँ, M minus. गन प्लस बुलेट सिस्टम अगर दे दिया और एक बुलेट आपने निकाल दी तो जो रिकॉइल होने वाली गन है उसका मास कितना बचेगा, m माइनस एम इंटू ये हो गया v2। V2. तो v2 की अब वैल्यू क्या आ जाएगी, v2 की वैल्यू आ जाएगी इस तरीके से m v1 ओवर m माइनस एम। समझ आया क्या, और ये रिकॉइल है, अपोजिट नेगेटिव आने वाला है। क्लियर, कोई डाउट इसको। जब हम क्या कंसिडर करेंगे, दोनों का मास कंसिडर करेंगे। ओके, तो इसका मतलब सेकंड फायरिंग में क्या होगा, m minus 2m। ओके। तो यहाँ पर हम चेक कर लेते हैं, सेकंड फायरिंग में इनिशियल मोमेंटम कितना हो जाएगा, सेकंड फायरिंग में इनिशियल मोमेंटम Minus M माइनस to एम, V2. हाँ, इनटू स्पीड है इसके पास v2, ये है इनिशियल मोमेंटम, ठीक। और फिर होगा नेक्स्ट जो बुलेट है उसे फिर हमने m1 v1 दिया, प्लस अब यहाँ पे क्या बचेगा, m माइनस M minus 2M. 2m इंटू V2. minus 2m v2 ये तो हम ये लिख ही सकते हैं ना, m इंटू v1, ठीक। तो इसे हम लिख सकते हैं क्या, m इंटू v1 लिख सकते हैं। तो बुलेट की कोई टेंशन नहीं हुई, बुलेट ये नेगेटिव रहेगा अपोजिट, तो ये आके 2m टाइम्स हो जाएगा, लेकिन यहाँ पर भी क्या आएगा 2m। तो मैं भी ये डिटेल नहीं लिख रहा हूँ, मैं आपको डायरेक्टली लिख के बता देता हूँ, आप समझ गए कि क्या करना होगा। v2 डैश जो होगा आफ्टर सेकंड फायरिंग वो क्या हो जाएगा, मोमेंटम चेंज अब 2 टाइम्स हो जाएगा, डन, v1। समझ आया सबको। अगर हम गन और बुलेट का दोनों का सिग्निफिकेंटली मास समझ के कर रहे हैं, ऐसा कब पता देखने को मिलेगा, जब बुलेट होगी, सॉरी गन होगी 250 ग्राम की और बुलेट्स है कुछ 30 ग्राम 40 ग्राम, तो आप देखो कि दो बुलेट कर दोगे तो 10% से ज़्यादा क्रॉस हो रहा है। जब मास 10% से ज़्यादा हो तब आपको फिर ये सिग्निफिकेंटली देखना पड़ेगा। समझ आया सबको। तो अगर 250 ग्राम की बुलेट में 25 ग्राम की बुलेट से ज़्यादा हो गया तो आप समझ जाओ कि आपको ये वाला करना पड़ेगा। क्लियर, तो बताइए स्पेशल पॉइंट सबको समझ में आया। जब हमें मासेस कैसे गिवन होंगे, दोनों के सिस्टम के साथ में गिवन होंगे। क्लियर, ओके। एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट गन वाले सिस्टम पे ही, एक टर्म आता है मजल स्पीड। किसी ने सुना है पहले ये वर्ड, कहाँ पर सुना है ये भी बताएं, मजल स्पीड। बताएं यार, ये सुना होगा यार, ऐसे थोड़े ना कि नहीं सुना होगा। Throwing the ball. थ्रोइंग द बॉल में नहीं रहता मजल स्पीड यार, मजल स्पीड हमेशा फायरिंग में रहेगा। तो प्रोजेक्टाइल के क्वेश्चन में आपने सुना होगा कि व्हेन सम बॉम्ब और समथिंग इज फायर्ड विद द मजल स्पीड ऑफ दिस। क्लियर, व्हेन मजल स्पीड of bullet is given, तब हमें सर मजल स्पीड का मतलब क्या, हाँ वही समझाते हैं चले। तो मजल स्पीड मतलब क्या होता है दो टाइप की स्पीड है। क्या कि जब आपने बुलेट फायर की, तो लेट्स से आपने बुलेट फायर की किससे, 20 से, और आपकी गन बैक हुई 2 से। ये समझ आया।
जब आपने बुलेट फायर की 20 से और ये गन बैक हुई 2 से, तो जो पर्सन ग्राउंड में खड़ा है उसे क्या दिखेगा? यही दिखेगा कि बुलेट किससे फायर हुई है? 20 से, और गन किससे बैक हुई है? 2 2 से। मीटर। अच्छा, ये बताओ यार, बुलेट को क्या फील होगा विद रिस्पेक्ट टू बुलेट? अगर देखें तो बुलेट को लगेगा कि वो 20 आगे चली गई है, ठीक है? अगर बुलेट देखेगी तो उसे क्या लगेगा कि वो 20 आगे चली गई 1 सेकंड में। गन भी कितनी पीछे चली गई? 2। तो बुलेट को देखने में क्या लगेगा कि 1 सेकंड में कितना डिफरेंस आ गया? 22 मीटर का आ गया ना। Yes, sir. 1 सेकंड में बुलेट आ गई यहाँ, सर गन चली गई 2। तो बुलेट अब अगर पीछे मुड़ के देखेगी तो बुलेट को क्या लगेगा कि अरे 22 मीटर हो गया 1 सेकंड में। तो बुलेट को क्या फील आएगी कि उसकी स्पीड कितनी है? 2 20 मीटर। 22। क्लियर? तो समझ आया कि दो चीजें होंगी। अगर हम ग्राउंड से देखेंगे तो विल सी द रियल स्पीड, लेकिन अगर बुलेट अगर देखेगी अपनी स्पीड तो उसे कितनी फील आएगी? प्लस गन की स्पीड फील आएगी ना। सर समझ आया? ओके, सो इस चीज को हम बोलते हैं क्या? मजल स्पीड। कि बुलेट को गन के रेस्पेक्ट में कितनी स्पीड मिली, मतलब जो हम ग्राउंड से देखते हैं उसे हम क्या बोलते हैं? मजल स्पीड। हम ये नहीं देखते कि बुलेट को फील क्या होने वाला है, ठीक है? तो जो रियल स्पीड है, ट्रू स्पीड है, वो क्या है? 20। समझ आया? तो मजल रिक्वायर का मतलब सर ओनली गन की स्पीड ऑब्जर्व करते हैं क्या? हाँ, तो अगर हम ग्राउंड से देखते हैं तो सिर्फ हम बुलेट की स्पीड देखते हैं, गन को ध्यान नहीं देते हैं। लेकिन जब कोई बुलेट के रेस्पेक्ट पे देखेगा तो गन भी तो देखेगा कि गन पीछे गई तो कितना फील आया, ठीक है? तो बेसिकली ये है कि बुलेट की गन के रेस्पेक्ट पे जो स्पीड होती है उसे हम बोलते हैं मजल स्पीड। अच्छा, लेकिन ये जो मोमेंटम कंजर्वेशन में यूज होती है वो कौन सी स्पीड होती है? वो ग्राउंड के रेस्पेक्ट में स्पीड होती है। तो देखें, मजल स्पीड का मतलब मैं लिख देता हूँ। मजल स्पीड मतलब क्या होता है? मजल स्पीड का मतलब होता है स्पीड ऑफ बुलेट विद रेस्पेक्ट टू गन, ठीक है? अच्छा, मोमेंटम कंजर्वेशन में हम कौन सी स्पीड यूज करते हैं? इन मोमेंटम कंजर्वेशन वी यूज स्पीड विद रेस्पेक्ट टू ग्राउंड। सारा मोमेंटम कंजर्वेशन किसके रेस्पेक्ट पे रहता है? ग्राउंड के। ग्राउंड के रेस्पेक्ट में। और मजल स्पीड किसके साथ है? गन के साथ। गन के। तो इसका मतलब हम कभी अगर क्वेश्चन में मजल स्पीड दिया होगा तो डायरेक्टली उसे मोमेंटम कंजर्वेशन में नहीं रखेंगे। हम पहले क्या फाइंड करेंगे? स्पीड विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड फाइंड करेंगे। क्लियर? तो चेक कर लेते हैं। सपोज अगर मैं बात करूं कि लेट से स्पीड ऑफ वी गन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, मतलब ये क्या हो गई? रिक्वायल स्पीड। ये क्या है? ये v2। ये क्या है? रिक्वायल स्पीड, ठीक है? अच्छा, फिर दूसरी हमने बात की कि वेलोसिटी ऑफ बुलेट विद रिस्पेक्ट टू गन, इसे हम क्या बोलते हैं? बुलेट की विद रिस्पेक्ट टू गन, ये क्या है? मजल स्पीड। तो हमें क्या फाइंड करना है? वेलोसिटी ऑफ बुलेट विद रिस्पेक्ट टू Ground. ग्राउंड, और जिसे हम क्या बोलते हैं अपना? v1। v1 जो हम यूज करते थे वो क्या थी? बुलेट की विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, और गन की क्या थी? v2। लेकिन क्वेश्चन में इस बार हमें क्या दिया है? नई चीज दी है, v दिया है। तो हम अपना v1 कैसे निकालेंगे बताओ? V1 minus V2। v1 माइनस v2 चेक कर लेते हैं कि किस तरीके से लिखते हैं। चलो, अच्छा ये याद है vab को क्या लिखते हैं? VA minus va VB. माइनस vb। अच्छा, ये दोनों किसके रेस्पेक्ट में होती हैं? किसी एक ही चीज के रेस्पेक्ट में होती हैं, ग्राउंड। Ground. ठीक, तो इसका मतलब देखो क्या है। अगर मैं बात करूं तो यहां से ही रिलेट करता हूं।
VAB का मतलब होता है क्या? VAB का मतलब होता है VA माइनस VB, बट बोथ आर विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। ग्राउंड। तो इसका मतलब ये होगा, देन मैं लिख सकता हूँ कि V बुलेट विद रिस्पेक्ट टू गन क्या हो जाएगा? V बुलेट विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड एंड V गन विद रिस्पेक्ट टू विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। ग्राउंड। तो इस तरीके से दोनों चीजें हो सकती है। तो इसका मतलब V क्या आ जाएगा? V आ जाएगा बुलेट मतलब क्या? V1 माइनस ये क्या हुआ? V2। अच्छा, हमें V2। यूज क्या करना होता है? हमें क्या यूज करना होता है? V1। तो V1 मतलब क्या हो जाएगा? V प्लस V2। तो बताना मैं सिर्फ ये चाहता था कि कभी भी अगर मजल स्पीड दी है तो आपको ग्राउंड के रेस्पेक्ट में उसे ऐड करना पड़ेगा। मतलब गन की स्पीड आपको ऐड करके मोमेंटम कंजर्वेशन लगाना पड़ेगा। तो चले सॉल्व कर लेते हैं कि मैं क्या कहना चाह रहा था। अगर मैं बात करता हूँ, ये हमारा है क्या? कैपिटल M, और बुलेट है अभी अंदर है, उसका मास मान लेते हैं कि बुलेट का मास कितना है? स्मॉल m। तो ये लेट्स से बिफोर फायरिंग और आफ्टर फायरिंग की सिचुएशन अगर हम देखें यहाँ पर, तो आफ्टर फायरिंग क्या सिचुएशन हो जाएगी? देखें मतलब अगर इसे हमने मजल स्पीड दी हुई है तो याद रखना मोमेंटम कंजर्वेशन में अगर इसकी मजल स्पीड है V, ठीक, और इसकी रिकॉयल स्पीड हमने मानी है V2, तो मोमेंटम कंजर्वेशन में V नहीं यूज करेंगे। बस ये हमें माइंड में याद रखना है। समझ आया सबको? हमें V यूज नहीं करना है। तो देखिए क्या होगा, P इनिशियल इज इक्वल टू P फाइनल, और इनिशियल मोमेंटम तो सबका हमने माना है 0। फाइनल मोमेंटम देखना कि ये जो M इंटू V है ये नहीं लिखेंगे, नहीं, क्या लिखेंगे यहाँ पर? यहाँ पर क्या लिखेंगे? विद रेस्पेक्ट टू ग्राउंड। तो ये हमारी रिक्वायल है, और ग्राउंड के रेस्पेक्ट में क्या फील आएगी? रिक्वायल को ऐड करके फील आएगी। MV plus हाँ, V2। तो मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ कि ये V क्या है? ये मजल स्पीड है। अगर मजल स्पीड है अगर, तो रियल ट्रू स्पीड जो होगी V1 वो होगी V प्लस V2 जितनी। समझ आया? तो इसका मतलब यहाँ पर हमें क्या सिचुएशन होनी चाहिए? M इंटू हमें चाहिए यहाँ पर क्या? V नहीं लिखना, हमें क्या लिखना चाहिए? V1, M V1, ये ग्राउंड के रेस्पेक्ट में है, ये एक्चुअल ट्रू वैल्यू है, प्लस M V2। V2। ठीक है, तो ये विद रेस्पेक्ट टू गन है, विद रेस्पेक्ट टू गन ये नहीं रखेंगे हम रखेंगे विद रेस्पेक्ट टू ग्राउंड, विद रेस्पेक्ट टू ग्राउंड। तो ये सिचुएशन होगी, और इसकी वैल्यू रख देते हैं, कितनी हो जाएगी? M इंटू V1 की वैल्यू कितनी होगी? V प्लस V2 प्लस M इंटू V2। अच्छा, एक सेकेंड यार, एक प्रॉब्लम है इसमें, यहाँ पर एक प्रॉब्लम रहेगा क्या, कि अगर हम बात करना चाहते हैं साइन की, तो एक प्रॉब्लम हुआ क्या कि हमने यहाँ पर V2 का साइन कंसिडर किया या नहीं? V2 के साइन के बारे में बात करें, नेगेटिव आना चाहिए। हाँ, तो इसका मतलब यहाँ पर सिचुएशन क्या है कि हम किसी भी वे पे कंसिडर कर सकते हैं। तो हमने क्या किया है, साइन कंसिडर किया क्या? हमने कहा क्या कि नहीं ये राइट पे जा रहा है, ये लेफ्ट पे जा रहा है, तो क्या होगा? नहीं किया। नो तो इसका मतलब ये सब कुछ जो वैलिड है ये विद साइन वैलिड है। यहाँ पर देखें मैं क्या लिख रहा हूँ, सब पे वेक्टर बना देता हूँ यार। मतलब ये यूज करना है क्या? विद प्रॉपर साइन। अभी किसी के मैंने साइन नहीं रखे हुए हैं, तो साइन नहीं रखे हैं तो सॉल्व करेंगे अगर हम एक्चुअल वाइज, तो क्या दिखेगा? ये स्मॉल m इंटू वी प्लस स्मॉल m इंटू V2 प्लस स्मॉल m इंटू V2। देखो इसका भी साइन नहीं रखा और यहाँ पर भी साइन नहीं रखा है, तो दोनों सॉल्व होके हमारे फाइनली आ जाएंगे। दोनों की वैल्यूज क्या आ जाएगी? V2 इज इक्वल टू आ जाएगा
m over कैपिटल M प्लस M इंटू V1 और कैसा आ जाएगा साइन नेगेटिव। तो एट द एंड बताओ मैं क्या समझाना चाह रहा हूँ, कोई पैटर्न नोटिस कर पा रहे हो? मजल स्पीड की वजह से क्या आंसर आता है? नॉर्मल स्पीड दी थी तो आंसर क्या आ रहा था? ठीक है, नॉर्मल स्पीड की वजह से रिक्वायर्ड स्पीड क्या आ रही थी? M1 V1 by M2 नेगेटिव का। हाँ, और अगर मजल स्पीड दी है तो नीचे m प्लस M m plus आता है। तो ये मैं आपको चाहता हूँ कि आप लोग इस चीज को याद करें एज अ स्पेशल केस। क्या याद करेंगे? व्हेन स्पीड ऑफ बुलेट इज गिवन, स्पीड ऑफ बुलेट इज गिवन, ये क्या विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, यूजुअली बोलेगा नहीं, विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड को कभी नहीं बोलेगा। तो क्या सिचुएशन होगी? v जो रिकॉइल होगी वो क्या होगी? स्मॉल m ओवर कैपिटल M, डायरेक्शन अपोजिट होगी, स्मॉल m ओवर कैपिटल M इंटू V1 जो भी वो गन की स्पीड है। ठीक है, पॉइंट समझ में आया? तो ये चीज हमें याद रखना है। और ये क्या है? ये रिकॉइल स्पीड है, सॉरी रिकॉइल स्पीड नहीं, मजल वेलोसिटी। अगर मजल वेलोसिटी गिवन है तो नीचे फिर क्या रखेंगे? m प्लस m रखेंगे। M plus M। अच्छा ये बताओ, अगर m बहुत ही छोटा है, मैंने बताया 10% से कम है, तो कुछ फर्क नहीं पड़ता कि आपको मजल दिया है क्या दिया है, आंसर नियरली सेम आएगा। देखें, मैं करके दिखा देता हूँ क्या समझाना चाह रहा हूँ। सपोज स्मॉल m है 10 ग्राम और कैपिटल M है 500 ग्राम, क्या 10% है रेंज? नहीं। नो आप सर। देखना, आप अगर मैं आंसर लिखूं 10 बाई 510, 1 बाई 51, क्या बहुत बड़ा डिफरेंस आ जाएगा क्या कि 1 बाई 50 करो या 1 बाई 51? आएगा क्या बहुत बड़ा डिफरेंस? नहीं। तो इसलिए मजल वेलोसिटी का कुछ खास फर्क नहीं पड़ता है, आप ब्लाइंडली ऐसे भी सॉल्व कर दोगे तो आंसर वही आ जाएगा। बट अगर ये रेंज है कुछ 50 ग्राम तो गड़बड़ हो जाएगा, ये हो जाएगा 550 और ये हो जाएगा 50, कैंसिल, ये 1 बाई 11, 1 बाई 11 अब थोड़ा सा सिग्निफिकेंट नंबर है इंस्टेड ऑफ 1 बाई 51। ठीक है, तो ये ज्यादा यूज होता है अगर m बहुत ही कम है। मैं यहाँ पे फिर से लिख रहा हूँ, इफ m इज वेरी वेरी लेस देन m, तो स्टिल आप v रिकॉइल क्या लिख सकते हैं? सर उसकी अप्रॉक्स वैल्यू बोलो। हाँ, अप्रॉक्स, रियल वैल्यू नहीं, ये चीज याद रखे। मैं बोल रहा हूँ ऑप्शंस में आपको मिलेगी नहीं रियल वैल्यू, ऑप्शंस में ही आपको सीधे क्या मिलेगी? अप्रॉक्स वैल्यू। उसको हम वापस से लिख सकते हैं वही m बाई m इंटू वी। ठीक है, याद रहेगा ये चीज कि इवन आपको मजल स्पीड भी गिवन है, बट अगर मास काफी कम है तो आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, आप नॉर्मल रिकॉइल वेलोसिटी की तरह ही कर सकते हैं। डन। ओके, तो मोमेंटम कंजर्वेशन मैंने जस्ट अभी हिंट दिया है। मोमेंटम कंजर्वेशन के अभी बहुत सारे एग्जांपल है, जैसे मैं ये बुलेट वाला बता रहा हूँ, आगे कोलिजन एग्जांपल है, एक्सप्लोजन एग्जांपल है, तो उन सब के हम क्वेश्चंस करेंगे। आज मैंने बेसिक मोमेंटम आपको समझा दिया है कि बेसिक कैसे है। एप्लीकेशंस मिनिमम 2 to 3 लेक्चर्स चलेंगे। ठीक है, सो नेक्स्ट लेक्चर में पहले हम प्रैक्टिस शीट डिस्कस करेंगे, क्वेश्चन नंबर 1 to 132 याद रखना है। नेक्स्ट टास्क आपको याद होना चाहिए, नेक्स्ट लेक्चर में क्वेश्चन 1 to 132 यहाँ तक हम डिस्कस करेंगे और उसके बाद फिर हम आगे कंटिन्यू करेंगे विद एप्लीकेशन ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। ठीक है, ओके देन, बाय बाय एवरीवन देन, बाय सर, थैंक यू बाय सर। बाय, बाय बाय एवरीवन, या